हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये हमारा यूनिट थ्री का टॉपिक है दैट इज़ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारा एनर्जी चेंज से रिलेटेड है। जब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं और क्या क्या उसके ड्यूरेशन में फॉर्म होता है, तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती। बेसिकली जैसे हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, कभी भी ऐसे नहीं होता है। इसके बीच में कुछ ना कुछ हमारा फॉर्म होता है और जिसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट डू नॉट चेंज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। अभी हमने बोला कि जैसे कि ए से डायरेक्ट हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि बी प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट से डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि कभी भी रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता। सेकेंड स्टेप हमें क्या बताता है कि वैन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर मैं ए प्लस बी, यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी सी बनाए तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो हमारा क्या होता है कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली अनस्टेबल अरेंजमेंट। एक हमारी हाईली अनस्टेबल अरेंजमेंट बनती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल अरेंजमेंट बनती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें अगर देखें तो ए बी हम प्लस सी एक रिएक्टेंट है और ये क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक करा यहाँ से, और बी और अगर हम देखें यहाँ पर बी और सी आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए प्लस बी सी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ही हमारे पास, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जो चेंज आ रहा है, जैसे अगर हम इसमें देख रहे हैं कि ए बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बी सी का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो बेसिकली ये इसके बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी वो कैसे बन रही होगी? इस तरीके से हम दिखाते हैं कि ए बी, इनको हम शो किया जाता है पार्शियल बॉन्ड से। पार्शियल बॉन्ड क्या बता रहा है कि बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ओके, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक किस किस के बीच में कर रहा है? बी एंड सी के बीच में ब्रेक कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है कि ए से ए बी था पहले, बी सी था पहले और फिर ए बी बन गया, तो जो ट्रांजिशन हुई उसी को हमने क्या बोला? ट्रांजिशन स्टेट। तो यानी कि ए बी सी हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया डॉटेड से पार्शियल बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट बनी है हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अब इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी सी था हमारा रिएक्टेंट, और यहाँ से ए इसके बीच में क्या बना है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, और वो ट्रांजिशन स्टेट हमने देखा कि इस तरीके से बनी है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, ये अब ये यहाँ से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। ए बी प्रोडक्ट प्लस सी, ए बी और सी यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। दिस इज प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हमें क्या बता रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से बनती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। दिस इज अ रिएक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस है, कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। और जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी जो होती है हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी, तो हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं द हाई एनर्जी स्पीसीज इज फॉर्म्ड, द हाई एनर्जी। अगर पूछा जाए व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड स्टेट क्या है, एक्टिवेटेड स्टेट बोल लो या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोल लो, हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, एक्टिवेटेड और ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करी, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
था उन्होंने एनर्जी गेन करी और एक्टिवेट हो गए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया एक्टिवेटेड और ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है। तो अब यहाँ पे बोल रहे जो हाई एनर्जी स्पीशीज़ होती है, हाई एनर्जी स्पीशीज़ इज फॉर्म्ड, यहाँ पर लिख देते हैं हाई एनर्जी स्पीशीज़ फॉर्म कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड स्टेट, कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमने रिएक्शन देखा था, तो रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा था, A + BC था और ये इसने ट्रांजिशन स्टेट बनाई बीच में, और फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट कैसे बना था, AB + C ये बना था। ओके, अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ हमारा ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की अपनी कुछ मॉलिक्यूल्स, उनकी कुछ एनर्जी होती है और ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ एनर्जी को गेन करके, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट को हम हमेशा डबल डैगर से शो करते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये डबल डैगर हमें क्या शो करता है, इसको हम बोलते हैं डबल डैगर। डबल डैगर क्या बताता है, ट्रांजिशन स्टेट को। जहाँ भी कहीं आपको इस तरीके का निशान मिलेगा, ऐसे दिखेगा $G' ΔH, ये डैगर। तो ये डैगर हमें बेसिकली क्या बताता है, ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है कि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ओके, तो ये रिएक्टेंट है, A + BC था और यहाँ से हमने जब ये मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी गेन कर ली, और वो कितनी एनर्जी, ΔG डबल डैगर, यानी एक्टिवेटेड। इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको फ्री एनर्जी, इस ΔG डबल डैगर को क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको ये बोला जाता है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ से ये एक्टिवेट हो गए मॉलिक्यूल, और इसके बीच का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी चेंज है, इसी को क्या बोल रहे हैं, ΔG डबल डैगर। ΔG डबल डैगर क्या बता रहा है, क्योंकि एनर्जी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जब जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको क्या बोल दिया, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोडक्ट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी, यानी इससे नीचे ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज इसी में ही बता रहे हैं कि एनर्जी डायग्राम और एनर्जी प्रोफाइल क्या होते हैं। सच डायग्राम विच शोज द एनर्जी ऑफ वेरियस स्पीसीज एंड द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब हमने देखा कि जैसे मान लो मेरे पास हमने शुरू में देखा था A + BC से हमारा क्या बन रहा था, AB, या फिर जो भी कुछ भी बोल सकते हैं, AB + C बन गया। ओके, तो इसमें क्या है, अगर मान लो ये रिएक्शन हमारी एक स्टेप में भी हो सकती है और 2 स्टेप में भी हो सकती है, तो उसमें जो भी एनर्जी चेंज आएगा, एनर्जीज ऑफ वेरियस स्पीशीज एंड द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, तो उसके बीच में जो वेरियस एनर्जी का चेंज हो रहा है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से एंड तक जितने भी स्टेप हुए, उसमें जो भी एनर्जी चेंज आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डायग्राम या फिर एनर्जी प्रोफाइल। ओके, तो ये हो गया एनर्जी डायग्राम क्या होता है। जो अभी हमने एनर्जी डायग्राम देखा था इस तरीके से, ये वाला, ये हमें क्या बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक ही हमारी एक्टिवेशन स्टेट बन रही है, तो ये हम बोल सकते हैं कि यूनी स्टेप है, मतलब कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये कि एक ही स्टेप हुआ यानी कि रिएक्टेंट से हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनी और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और एक स्टेप में रिएक्शन होती है जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड रिएक्शंस। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब है जो एक ही स्टेप में होती है, और जहाँ वहाँ पर क्या होता है, जो ΔG# है, यानी अगर एक्टिवेटेड स्टेट के लिए मुझे फ्री एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ΔH#, मतलब कि जो एक्टिवेशन स्टेट में ΔH एनर्जी चेंज होगा माइनस टेम्परेचर, और ये ΔS हमें क्या बताता है, एंट्रोपी, किसके लिए, एक्टिवेटेड स्टेट के लिए। तो ΔG हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप के लिए अगर हमारा एक ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो हम बोल सकते हैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है। इसी तरीके से अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी
तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, हमारी एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वो हम उसमें 2 केस पॉसिबल होते हैं। वो 2 केस क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ फर्स्ट केस देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 हम्प दिख रहे हैं, बड़े बड़े 2 हम्प हमें क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली ये जो इस तरीके से बना हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये हमारा ये पता है कि फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बना है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी है रिएक्टेंट से। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, तो उसके बीच में 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। यानी कि ये किसके लिए ग्राफ है, एनर्जी डायग्राम फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। ओके, ये किसके लिए ग्राफ होगा, एनर्जी डायग्राम फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन यानी कि अगर एक से ज़्यादा स्टेप हुए जिसमें हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1 बन रही है और फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 बन रही है। अगर हम देखें तो ट्रांजिशन स्टेट 1 के लिए डेल्टा G1 गैप ज़्यादा है और इसमें अगर ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो डेल्टा G2 गैप कम है। तो जब हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ये टाइप की क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पर हमने फ्री एनर्जी बोल दिया उसको। जब ये जो गैप कम होता है तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गैप कम है, ये गैप कम, यहाँ पर रिएक्टेंट को एक्टिवेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर कम एनर्जी चाहिए। जैसे ही हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1 से इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट जब बन गया तो ये एनर्जी गैप कम है, तो एनर्जी गैप कम है तो ये जल्दी से क्रॉस कर लेगा उस बैरियर को। ये क्या होते हैं, हमारे बैरियर होते हैं। तो ये बैरियर क्रॉस जल्दी कर लेगा क्योंकि ये गैप कम है और जैसे ही क्रॉस कर लेगा प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ये डायग्राम है ये क्या बता रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है उसमें जो एक्टिवेशन है ट्रांजिशन स्टेट 1 का वो ज़्यादा है बजाय कि ट्रांजिशन स्टेट ऑफ 2। द एनर्जी डायग्राम ये क्या शो कर रहा है कि इंटरमीडिएट है, ये क्या है, यहाँ रिएक्टेंट और से इंटरमीडिएट जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि गैप ज़्यादा है एनर्जी का, डेल्टा G1 ज़्यादा है तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट जाने में हमें कम टाइम लगेगा क्योंकि गैप कम है। तो ये बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट रिएडिली मतलब जल्दी से गेट्स कन्वर्टेड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा G2 हैश जो है वो कम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि RDS स्टेप कौन सा होगा, RDS क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जहाँ पर हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। और रेट डिटरमाइन स्टेप कहाँ होता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स वो क्या होता है, हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है। और स्लोएस्ट स्टेप कहाँ होगा, जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी ये गैप ज़्यादा होगा, ये स्लो होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो डेल्टा G1 हैश है ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, ये वाला, और रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट जाना दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट पे जाना दैट इज़ सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप में ही हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, RDS स्टेप हो जाएगा। तो कीवर्ड क्या हो गया, की पॉइंट यहाँ पर कि RDS क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। ओके, अभी इसी तरीके से हम दूसरा ग्राफ देखेंगे जहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा, इसी में RDS वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब हम सेकंड केस देख रहे हैं, दैट इज सेकंड केस हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, अगर आप देखेंगे डिफरेंस, फर्स्ट वाले में हमारा ये वाला गैप क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, डेल्टा G1 ज़्यादा था और डेल्टा G2 कम था। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वही हमें दिख रहा है थोड़ा सा कि डेल्टा G1 ज़्यादा और डेल्टा G2 कम। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट डायग्राम था वो ट्रांजिशन स्टेट हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1 के लिए डेल्टा G ज़्यादा था और डेल्टा G2 कम था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डेल्टा G2 हमारा ज़्यादा होगा यहाँ पर और डेल्टा G1 कम होगा। तो उसके लिए ये केस आता है। और
इसमें अगर हम देखें जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 2, ये वाला ये ज़्यादा है फ्री एनर्जी एक्टिवेशन दैन दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1। और ये इसमें क्या बताएगा, जो इंटरमीडिएट होते वहाँ पर तो फर्स्ट केस में इंटरमीडिएट रेडिली जल्दी से कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो इंटरमीडिएट जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, वो हमारा इसी इंटरमीडिएट फॉर्म में ही स्टेबल हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, क्योंकि एनर्जी गैप कम था और वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया तो इंटरमीडिएट जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट में, और वो हमारे इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इतने स्टेबल हो जाएंगे कि हम इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं। आइसोलेट मतलब सेपरेट कर सकते हैं, इनकी स्टडी की जा सकती है। और हमें पता है इंटरमीडिएट हमारे 5 टाइप के होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं जिनको सेपरेट कर सकते हैं और इनकी स्टडी की जा सकती है। और यहाँ पर RDS स्टेप कौन सा होगा, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्टिव गिब्स फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी चेंज ज़्यादा होगा, और वो कौन सी ज़्यादा है, डेल्टा G2 ज़्यादा है किससे, डेल्टा G1 से। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो यही हमारा RDS स्टेप हो जाएगा। ओके, यानी ट्रांजिशन स्टेट 2 इज़ RDS स्टेप। अब हम यहाँ पर 2 केस देख रहे हैं, दैट इज़ एक जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, 2 रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडो के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ होंगे, वो अलग अलग ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। एक्सोथर्मिक सभी को पता है, जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ फर्स्ट ग्राफ अगर हम देखें, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था, और ट्रांजिशन स्टेट से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम देखें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पर इतनी एनर्जी थी, लेकिन प्रोडक्ट में इतनी एनर्जी कम हो गई, तो प्रोडक्ट और अगर जब हम इसमें डेल्टा चेंज देखेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करते हैं, तो यहाँ पर जो डेल्टा इतना अगर हम बोलें कि इतनी हीट रिलीज हो रही है ना, ये जो हमें दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा H, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की फ्रॉम रिएक्टेंट से। तो ये क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर इसकी एनर्जी नीचे जा रही है, कम हो रही है या रिएक्टेंट से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक ऐसा ग्राफ है एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये वाला गैप हमारा कम है, मतलब कि रिएक्टेंट गैप कम नहीं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब हम देख गए तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो हमारी ज़्यादा है, यहाँ पर है इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है। तो इसमें अगर हम देखें तो डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, और जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये ग्राफ हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है और ये हमारा एंडोथर्मिक का है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होगी। और इन्हीं के गैप को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा H। जहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव आता है, हमने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर हीट रिलीज होती है, और यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो जो यहाँ पर बुक में आप अगर देखेंगे तो 2 लाइन यहाँ मेंशन की हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ई एक्टिवेशन मस्ट बी एटलीस्ट एज लार्ज। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी एटलीस्ट एज लार्ज एज डेल्टा H। यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा H ज़्यादा होता है और डेल्टा ई एक्टिवेशन एनर्जी ये भी ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक के लिए देखें तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी, लो होगी, और डेल्टा H नेगेटिव में है तो वो भी हमारा क्या होगा, लो होगा। तो दोनों ही हमारे लोअर होते हैं एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में दोनों ही हाई होते हैं। ओके गाइज, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जब उसमें करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।